चैप्टर 9 की पिछली वीडियो में हमने एंजाइम की संरचना और उसके कुछ विशिष्ट गुणों का अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताएंगे। देखिए, सबसे पहला जो कारक है जो एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करता है वो है तापमान। कैसे प्रभावित करता है आइए समझिए। देखिए, आप सभी को पता है कि एंजाइम जो बना होता है वो मुख्य रूप से प्रोटीन प्रकृति के पदार्थों का बना होता है, यानी कि प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का बना होने के कारण ये ताप के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा पदार्थ है जो ज़्यादा टेम्परेचर पर विकृत हो जाती है। तो यदि टेम्परेचर का मान एक निश्चित तापमान से ज़्यादा कर दिया जाए, यदि निश्चित तापमान से ज़्यादा इसको बढ़ा दिया जाए तो एंजाइम विकृत हो जाएगा, काम नहीं करेगा, उसकी क्रियाशीलता कैसी हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यदि एक निश्चित तापमान से कम तापमान कर दिया जाए तो उस तापमान पर प्रोटीन ढंग से क्रिया नहीं कर पाता है, इसीलिए एंजाइम भी ढंग से क्रिया नहीं कर पाएगा। तो फिर बात आती है भाई, कौन सा तापमान है जिस पर एंजाइम ढंग से क्रिया करता है, सही तरीके से काम करता है। तो एंजाइम को सही तरीके से कार्य कराने के लिए एक परास दी गई है, एक लिमिट है जो कि 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। अगर इस बीच में एंजाइम काम कर रहा है तो वह अपना अधिकतम दर से, अधिकतम गति से कार्य करेगा, अधिकतम क्षमता के साथ में कार्य करेगा। 35 से अगर आप आगे बढ़ाओगे तो क्रियाशीलता समाप्त हो जाएगी, और अगर 25 से आप इसको नीचे रखोगे तो एंजाइम निष्क्रिय बना रहेगा, वो सक्रिय नहीं होगा। और जब तक एंजाइम सक्रिय नहीं हो जाता है वो कोई भी क्रिया नहीं करता। तो 25 से 35 का जो परास एक लिमिट यहाँ दी गई है ये लिमिट आपकी निर्धारित करती है कि इस लिमिट पर ही एंजाइम कार्य करेगा। 25 डिग्री सेल्सियस से यदि आप कम करते हो तो निष्क्रिय पड़ा रहेगा, कोई काम नहीं करेगा। यदि आप 35 डिग्री सेल्सियस से तापमान ऊपर करते हो तो उसकी क्रियाशीलता समाप्त हो जाएगी। क्लियर है। एक और छोटी सी बात मैं आपके लिए बता देता हूँ, 25 और 35 के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 डिग्री सेल्सियस का है। यदि आप इसी परास के अंदर, इसी लिमिट के अंदर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाते हो तो जो अभिक्रिया का वेग है वो 2 गुना हो जाता है, यानी कि दोगुना वेग हो जाता है 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर। इसे हम कहते हैं ताप प्रवणता। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, वो है पीएच मान। देखिए, पीएच का भी सिंपल फंडा है। कोई भी एंजाइम है वो 5 से लेकर के 7.5 पीएच तक इष्टतम दर से कार्य करता है। इससे कम या ज़्यादा होने पर उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो धीमी हो जाती है, मंद हो जाती है। अगर आप इसमें कमी या बढ़ोतरी करते हो तो यह इसकी क्रियाशीलता को कम कर देता है। ठीक है ना। ये एक लिमिटेड परास है जिस पर एंजाइम कार्य करता है। इसके बाद में सेकंड जो अगला टॉपिक है, लास्ट जो टॉपिक है वो है एंजाइम की सांद्रता। एंजाइम की सांद्रता। देखिए, एंजाइम की सांद्रता क्या होती है, कैसे इसको प्रभावित करती है। एंजाइम की सांद्रता का मतलब है आप कितना एंजाइम किसी अभिक्रिया के अंदर डाल रहे हो। तो जैसे जैसे आप एंजाइम की सांद्रता बढ़ाओगे, यानी कि इसकी ग्रोथ करोगे, तो एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ेगी, यानी कि अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। इसका एक छोटा सा फंडा आपको याद रखना है। अगर आप एंजाइम की सांद्रता को बढ़ा रहे हो तो इसी के साथ में आपको सबस्ट्रेट की सांद्रता भी बढ़ानी होगी। सबस्ट्रेट मतलब क्रियाधारक जो होता है। तो जैसे जैसे एंजाइम की जो मात्रा है वो बढ़ती है, उसी प्रकार से यदि सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाई जाए तो एंजाइम की सांद्रता जो होती है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करती है, किसी भी अभिक्रिया के वेग की दर को बढ़ा देती है। इसके बाद में यहाँ सिंपल सी बात आप यहाँ याद रखें कि एंजाइम की जो सांद्रता होती है अगर ये बढ़ती है तो एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ती है, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ठीक है। इसके बाद में अगला आता है अंतिम उत्पाद की सांद्रता। अंतिम उत्पाद की सांद्रता। आ जाओ। अंतिम उत्पाद की सांद्रता का मतलब है यहाँ पर, जैसे मान लो आपके पास कोई एक अभिकारक था ए, जिसने क्या उत्पाद बनाया बी। पहले जो अभिकारक था वो 100 ग्राम था और ये जो था वो 0 था। आपने इसमें क्या किया, एंजाइम डाला। जितनी भी मात्रा में आपने इसमें एंजाइम डाला वो कन्फर्म है, आपको पता होगी। तो जैसे जैसे अभिकारक से उत्पाद बनेगा तो अभिकारक की मात्रा डाउन होती जाएगी और उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये 0 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। ठीक है। अब एंजाइम की अंतिम उत्पाद की सांद्रता के साथ साथ एंजाइम की सांद्रता किस प्रकार प्रभावित होती है वो आप समझिए।
देखिए, जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता कम होगी, एंजाइम की क्रियाशीलता भी कम होती चली जाएगी। मान लीजिए पहले एंजाइम इस दिशा में आगे बढ़ रहा था, धीरे 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 कम होती चली जाएगी, एक जगह पर स्टॉप हो जाएगी और उसके बाद में जब यहाँ से दोबारा अभिकारक बनने चालू होंगे तो दोबारा से यही एंजाइम विपरीत दिशा में क्रिया करेगा। ये सिंपल फंडा होता है अंतिम उत्पाद की सांद्रता के साथ। तो जैसे जैसे अंतिम उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, एंजाइम की क्रियाशीलता कम होती जाती है। जब अधिकतम हो जाती है अंतिम उत्पाद की सांद्रता तो एंजाइम की क्रियाशीलता 0 हो जाती है। उसके बाद में यह विपरीत दिशा में कार्य करने लगता है, उत्पाद से अभिकारक बनाने का काम ये करता है। इसके बाद में और कुछ टॉपिक हैं, जैसे एंजाइम निरोधक और एंजाइम विष। एंजाइम निरोधक और विष। एंजाइम निरोधक और विष का क्या सिस्टम है, इसे आप समझिए। देखिए, एंजाइम निरोधक से मतलब है वे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को बंद कर देते हैं या धीमा कर देते हैं, वो एंजाइम विष कहलाते हैं। इनका एक और नाम होता है एंजाइम संदमक। तो ये वर्ड आपको कहीं पर भी दिखाई दें तो आप समझ जाइए कि कोई ना कोई ऐसा पदार्थ है जो एंजाइम की क्रियाशीलता को कम करने का काम कर रहा है। एंजाइम के अलावा एक पदार्थ होता है। तो एंजाइम निरोधक किस प्रकार से कार्य करता है, इसकी क्रियाशीलता को हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्रतिस्पर्धी संदमन और दूसरा होता है अप्रतिस्पर्धी संदमन। अब ये संदमन क्या है? एंजाइम संदमक की जो क्रिया होती है उसे ही हम संदमन कहते हैं। संदमन का मतलब होता है धीमा करने की प्रक्रिया, बंद करने की प्रक्रिया। तो प्रतिस्पर्धी को समझें पहले आप। इसको समझने से पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट यहाँ क्लियर करना होगा। जब भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट से क्रिया करेगा तो ऐसा नहीं है कि सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कहीं पर भी जुड़ जाता है। जैसे मान लो बच्चों, ये एक एंजाइम मैंने बनाया है और ये जो भाग मैंने यहाँ बनाया है ये इसका सक्रिय स्थल है, एक्टिव पॉइंट है। तो कोई भी सबस्ट्रेट जो आकर के जुड़ता है वो एंजाइम के सक्रिय स्थल से आकर के जुड़ता है और सक्रिय स्थल की आकृति जो होती है वो क्रियाधारक के समान होती है, सबस्ट्रेट के समान होती है। तो यदि आप मान लो कोई दूसरा पदार्थ आ जाए जो बिल्कुल सबस्ट्रेट के समान हो, एनदर पदार्थ, यानी कि ऐसा पदार्थ जिसकी जो आकृति है वो सबस्ट्रेट या क्रियाधारक के समान है, तो एंजाइम के जुड़ने, ये सबस्ट्रेट के एंजाइम से जुड़ने से पहले ये इसके साथ में जुड़ जाता है, यानी कि इसे कॉम्पीट करता है, कंपटीशन करता है, इसके साथ में प्रतिस्पर्धा करता है। तो क्रियाधार से पहले जब ये दूसरा पदार्थ यहाँ जुड़ जाएगा तो ये एंजाइम इसके साथ में क्रिया कर लेगा और ये पदार्थ इससे जुड़ नहीं पाएगा, उत्पाद यहाँ नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से एंजाइम की क्रियाशीलता यहाँ पर कम हो जाती है। एक बार दोबारा सुने इसको। जब एंजाइम के सक्रिय स्थल पर जुड़ने वाला पदार्थ क्रियाधारक के समान आकृति वाला हो तो वह क्रियाधारक से पहले ही एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ करके एंजाइम को बंद कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बंद हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो दूसरा पदार्थ हुआ, ये जो मैंने लिया है, ये एंजाइम विष है, एंजाइम निरोधक है, ठीक है। अप्रतिस्पर्धी का मतलब क्या होता है? अप्रतिस्पर्धी का मतलब है कि जो एंजाइम के साथ में सबस्ट्रेट जुड़ना है और जो दूसरा पदार्थ ए आया है ये सेम नहीं है। यहाँ पर तो सेम है लेकिन यहाँ पर ये सेम नहीं है। तो सेम नहीं है फिर भी ये कैसे यहाँ पर एंजाइम की क्रियाशीलता को कम करेगा, समझिए। मान लीजिए ये वाला जो पदार्थ है सक्रिय स्थल से तो जुड़ नहीं सकता क्योंकि सबस्ट्रेट के आकार का नहीं है, तो ये किसी भी और स्थल से जुड़ जाता है। मान लो ए यहाँ पर आकर के जुड़ा तो इस सक्रिय स्थल को टेढ़ा मेढ़ा कर देगा। जो सक्रिय स्थल पहले ऐसा था वो टेढ़ा मेढ़ा कर दिया इसने, तो सबस्ट्रेट अब इससे जुड़ नहीं पाएगा। भाई सबस्ट्रेट तो ऐसा ही है ना, तो सबस्ट्रेट अब इससे जुड़ नहीं पाएगा। इसीलिए एंजाइम की क्रियाशीलता को यहाँ पर कम कर दिया गया है किसी दूसरे पदार्थ के द्वारा, जो इससे प्रतिस्पर्धा ना करते हुए भी इसकी क्रियाशीलता को कम कर देता है, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोसेस होती है एंजाइम संदमन की। एंजाइम संदमकों के द्वारा, विष के द्वारा की जाती है। एंजाइम निरोधक का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, उन्हें एंजाइम विष या संदमक कहते हैं। इनकी क्रियाशीलता के आधार पर 2 प्रकार का संदमन होता है, प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी। प्रतिस्पर्धी में एंजाइम से जुड़ने वाला क्रियाधार
एंजाइम से जुड़ने वाला जो पदार्थ होता है वो क्रियाधार के समान होता है और एंजाइम से जुड़कर उसकी क्रियाशीलता को बंद कर देता है, जिससे सबस्ट्रेट उससे जुड़ नहीं पाता और क्रिया नहीं होती है। अप्रतिस्पर्धी में क्या होता है, एंजाइम से जुड़ने वाला जो पदार्थ है वो सबस्ट्रेट जैसा नहीं होता, तो उसके सक्रिय स्थल से तो जुड़ नहीं सकता, किसी दूसरे स्थल से जुड़ करके सक्रिय स्थल को बिगाड़ देता है, जिससे जो सबस्ट्रेट है वो सक्रिय स्थल से जुड़ नहीं पाता और एंजाइम की क्रियाशीलता यहाँ पर धीमी हो जाती है, विक्रिया नहीं हो पाती है। तो ये सिंपल प्रोसेस है आपकी एंजाइम संदमन और एंजाइम प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी इसकी। प्रतिस्पर्धी के अंदर एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है आपकी बुक में कि मेलोनिक एस्टर, मेलोनिक अम्ल जो होता है वो सक्सेनिक अम्ल का प्रतिस्पर्धी निरोधक है। और अप्रतिस्पर्धी के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि साइनाइड श्वसन क्रिया में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम की श्वसन जो क्रियाशीलता होती है उसको निरोधित कर देता है। जो इस प्रकार से एंजाइम इनके जो एग्जाम्पल हैं वो भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद में हम देखते हैं एंजाइम की क्रियाविधि। देखिए, एंजाइम की क्रियाविधि को समझने के लिए आपको छोटा सा फंडा यहाँ पे समझना है। सिंपल सी बात समझिए कि एंजाइम जो है पूरा किसी भी पदार्थ से क्रिया नहीं करता है। एंजाइम क्रिया करते समय किसी एक विशेष स्थल से जुड़ता है, जिसे हम सक्रिय स्थल कहते हैं। जैसे मान लो ये पूरा क्या है, इस तरह से मैं एक यहाँ पर एंजाइम बना देता हूँ, ये पूरा एंजाइम है और एंजाइम पूरे पर यहाँ पर क्या नहीं जुड़ेगा, कोई भी पदार्थ आकर के ऐसे ही नहीं जुड़ जाएगा। यहाँ पर कोई एक स्थल यहाँ बनता है, उस स्थल को हम सक्रिय स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रिय स्थल। तो कोई भी पदार्थ एंजाइम पर सक्रिय स्थल पर ही जुड़ता है, उसके अलावा और कोई स्थल पर नहीं जुड़ता। सक्रिय स्थल की संख्या एंजाइम में भिन्न भिन्न हो सकती है। तो एंजाइम कैसे काम करता है देखिए, समझिए। सबसे पहले जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट यानी कि क्रियाधार, जहाँ पर भी क्रियाधार शब्द आएगा मैं वहाँ पर एस का प्रयोग करूँगा और एंजाइम के लिए ई का। तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ में जुड़ कर के एक अस्थायी उत्पाद बनाता है जिसे कहते हैं ESC। ESC का मतलब होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एक अस्थायी यौगिक है। यह अस्थायी यौगिक आगे जाकर के एंजाइम प्रोडक्ट संकुल बनाता है, यानी कि अब सबस्ट्रेट की जगह पे क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, उत्पाद बन गया। अभिक्रिया में क्या होता है, वही अभिकारक से उत्पाद ही तो बनता है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है। तो सबस्ट्रेट जुड़ा, सबस्ट्रेट बदल गया प्रोडक्ट में। अब क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स में से एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो सबस्ट्रेट था वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। एंजाइम जैसा था वैसा है। यही परिभाषा थी उत्प्रेरक की, एंजाइमों की, कि वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में शामिल तो होते हैं लेकिन परिवर्तित नहीं होते और अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं, तो वो होती है एंजाइम। ठीक है, ये सिंपल सी क्रिया होती है। सबसे पहले एंजाइम क्रिया करता है सबस्ट्रेट से, उसके बाद एक संकुल बनेगा, एंजाइम क्रियाधार संकुल कहते हैं इसको, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एक अस्थायी यौगिक होता है, इसमें सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल जाता है और इसके बाद में प्रोडक्ट को अलग कर दिया जाता है और एंजाइम अलग हो जाता है। इसी क्रियाविधि को समझाने के लिए कुछ सिद्धांत वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं, जिनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट 2 सिद्धांत हैं, जिनमें पहला सिद्धांत है ताला चाबी सिद्धांत। ताला चाबी सिद्धांत, ये की लॉक थ्योरी है, लॉक एंड की थ्योरी। तो लॉक एंड की थ्योरी क्या कहती है, देखिए ये एमिल फिशर के द्वारा दी गई थी। एमिल फिशर ने इसको 1894 के अंदर प्रतिपादित किया था, बताया था कि भाई ऐसा होता होगा, एंजाइम क्रिया करता है तब। देखिए, ताला चाबी सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, वन एंजाइम कैन रिएक्ट विद ओनली वन सबस्ट्रेट, यानी कि एक एंजाइम केवल एक ही क्रियाधार के साथ में जुड़ सकता है, किसी दूसरे के साथ में वो एंजाइम नहीं जुड़ सकता। जैसे एंजाइम, इसको मान लो सबस्ट्रेट को मान लो आप लॉक एंड एंजाइम को मान लो की। जिस प्रकार से ताला कोई विशेष चाबी से ही खुलता है, तो अभिक्रिया जो है वो विशेष एंजाइम से ही क्रियाशील होगी, आगे बढ़ेगी।
तो ये सिद्धांत था ताला-चाबी सिद्धांत। इसमें एक एंजाइम किसी विशेष अभिक्रिया के लिए ही प्रयुक्त होता है, उसका प्रयोग हम सभी जगह नहीं कर सकते। जैसे एक चाबी से हम सभी ताले नहीं खोल सकते, उसी प्रकार से एक ही एंजाइम से हम सभी क्रियाओं को संचालित नहीं कर सकते। ठीक है, ये छोटा सा सिद्धांत था जिसे हम ताला-चाबी सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद में आगे आते हैं, जो सेकंड सिद्धांत होता है वो है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। प्रेरित आसंजन सिद्धांत ये क्या कहता है, इसको समझिए। प्रेरित आसंजन सिद्धांत जो है ये कॉसलैंड के द्वारा दिया गया था। एक वैज्ञानिक थे कॉसलैंड, तो कॉसलैंड ने इसको 1966 के अंदर दिया था। इन्होंने इस टाइम पर इसको प्रतिपादित किया और इसके बाद में इन्होंने बोला क्या था, देखिए। ये कह रहे हैं कि जो एंजाइम का सक्रिय स्थल होता है वो दृढ़ नहीं होता, वो लचीला होता है। एंजाइम का सक्रिय स्थल कैसा होता है, लचीला होता है, जिससे किसी भी प्रकार का विकारक यदि एंजाइम के पास में आता है तो ये सक्रिय स्थल अपने आप को उसके अकॉर्डिंग मोड़ लेता है उसके अकॉर्डिंग बदल लेता है। जैसे मान लो पहले कोई एक संरचना मैं यहाँ बना देता हूँ, ऐसी कोई चीज़ थी जिसमें कोई ऐसा पदार्थ आना है, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। देखिए ये इसका सक्रिय स्थल है, एक्टिव पॉइंट है। तो जैसे ही इसके पास आएगा तो इसके अंदर क्या होगा, एक ऐसा स्थल बन जाएगा, बाकी ये टेढ़ा मेढ़ा ही रहेगा। तो यहाँ पर आकर के ये जुड़ जाएगा EB और SP। तो इस प्रकार से जो एंजाइम होता है अपने सक्रिय स्थल में चेंज कर लेता है प्रेरित आसंजन सिद्धांत के अनुसार। इसमें एंजाइम का सक्रिय स्थल प्रेरित होता है अपने आप में बदलाव करने के लिए, किसके अनुसार, क्रियाधार की आकृति के अनुसार। तो ये सिंपल सा सिद्धांत है जिसे हम प्रेरित आसंजन सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बात करें। ये दोनों सिद्धांत ऐसे सिद्धांत हैं जो आपको ये बताते हैं कि किस प्रकार से एंजाइम कार्य करता है। तो हम आपको एंजाइम की क्रियाविधि बता रहे हैं। क्रियाविधि में देखिए एक और छोटी सी बात आप यहाँ पर समझिए। देखो, जब भी एंजाइम क्रिया करता है तो मुख्य रूप से 2 स्टेप्स होती हैं उसकी। पहली जो स्टेप होती है उसमें तो ESC का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ESC का निर्माण होता है। ESC के बारे में अभी बताया है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र। तो इसका निर्माण करने के लिए अभी हमने 2 सिद्धांत पढ़े हैं, ताला-चाबी सिद्धांत और प्रेरित आसंजन सिद्धांत। किस प्रकार से होता है अभी आप देख चुके हो। सेकंड जो पॉइंट होता है वो होता है सक्रियण ऊर्जा में कमी। सक्रियण ऊर्जा में कमी। तो सक्रियण ऊर्जा में कमी का क्या मतलब है, सबसे पहले तो इसको समझो। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा वो आवश्यक ऊर्जा होती है, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है जो किसी अभिक्रिया को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होती है। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होती है या अभिकारक अणुओं के अंदर विद्यमान होती है। आप एक बात बताइए, जैसे मान लो A अभिकारक है, इससे हमें B बनाना है, तो इसके लिए इतनी किसकी आवश्यकता होगी, सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो ये B बनाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा कम कर दें, इतना कर दें, केवल इतना सा, तो जल्दी बनेगा ना भाई, इतना घूम के नहीं आना पड़ेगा, इसको थोड़ा जल्दी बना लेगा ये। तो यही काम एंजाइम करता है। सक्रियण ऊर्जा में कमी कैसे होगी, समझो आप इसको, एक ग्राफ से समझना इसको। देखिए छोटा सा एक ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर, सिंपल सी बात है। यहाँ पर सबस्ट्रेट है, ठीक है, और ये सबस्ट्रेट का लेवल चल रहा है एक, और यहाँ पर उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए किस प्रकार से बनता है। जब हम एंजाइम का प्रयोग नहीं करते तो सक्रियण ऊर्जा इतनी होती है, ये क्या है, सक्रियण ऊर्जा है। तो क्रियाधार को इस प्रकार से पहले इस ऊर्जा पर पहुंचना होगा, तब अभिक्रिया चालू होगी, और उसके बाद में धीरे धीरे क्या होगा, उत्पाद बनेगा। ये है एंजाइम रहित, यानी कि इसमें हमने किसी एंजाइम का प्रयोग नहीं किया। यदि हम एंजाइम का प्रयोग करते हैं तो एंजाइम क्या करेगा, इस सक्रियण ऊर्जा को थोड़ा कम कर देगा। मान लो इसने सक्रियण ऊर्जा को इतना कम कर दिया, तो अब अभिकारक को यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, इतनी ऊर्जा नहीं ग्रहण करनी पड़ेगी। ये केवल इतनी सी ऊर्जा ग्रहण करके ही इससे क्या बना सकता है, उत्पाद बना सकता है। देखो बच्चों,
सेम जगह पहुंच गए हम। अभी इसमें टाइम लग रहा था ज़्यादा और इसमें टाइम लगेगा कम। तो ये वाली जो अभिक्रिया है ये कैसी है, एंजाइम का प्रयोग करके हमने की है, तो एंजाइम युक्त अभिक्रिया हम इसको कह सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, सक्रियण ऊर्जा में कमी होगी तो अभिक्रिया तेज़ी से संपन्न होगी। तो एंजाइम क्या करते हैं, सक्रियण ऊर्जा को कम करने का कार्य करते हैं। तो आपने अभी बहुत अच्छी तरह से समझा है कि कोई भी एंजाइम जब क्रिया करता है तो उसकी 2 स्टेप्स होती हैं। पहली स्टेप में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है और सेकंड स्टेप में सक्रियण ऊर्जा में कमी होती है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए 2 सिद्धांत हमने आपको बताए हैं। दोनों ही सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं, ताला चाबी सिद्धांत और प्रेरित आसंजन सिद्धांत। इसके बाद में सक्रियण ऊर्जा में कमी होती है। सक्रियण ऊर्जा में कमी किस प्रकार होती है वो आपको इस ग्राफ के द्वारा आसानी से समझ में आ सकता है। पहले सक्रियण ऊर्जा ज़्यादा थी जब हमने एंजाइम का प्रयोग नहीं किया, लेकिन जैसे ही हमने एंजाइम डाला इसमें तो सक्रियण ऊर्जा एंजाइम ने आकर के कम कर दी और जो अभिकारक है जल्दी ही उत्पाद में बदल गया। तो इस प्रकार से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। इससे अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, एंजाइमों के नामकरण की पद्धति और उनका वर्गीकरण, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप इतना काम कंप्लीट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले एपिसोड में।